कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इन दिनों देश भर में यूजीसी के नए नियमों और SC/ST एक्ट को लेकर सियासी और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई। प्रदर्शन और दबाव के बाद भले ही कुछ नियमों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई हो, लेकिन माहौल अब भी शांत नहीं हुआ है। इसी बीच बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस पूरे विवाद को और भी गंभीर बना दिया है। दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में घटी एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि मजदूरी के भुगतान को लेकर शुरू हुआ एक साधारण विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच तीखी कहासुनी और फिर मारपीट तक की नौबत आ गई। घटना के बाद मामला थाने तक पहुंच गया और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन इस कार्रवाई ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि केस में 200 से ज्यादा ब्राह्मणों पर नामजद कर दिया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि जिन लोगों के नाम FIR में शामिल किए गए हैं, उनमें से कई ऐसे भी हैं जो सालों से गांव में रह ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग नौकरी के कारण बाहर बसे हैं, तो कुछ परिवार लंबे समय से दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इसके बावजूद उनका नाम केस में दर्ज होना अब चर्चा और सवालों का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों और परिजनों का दावा है कि इस मामले में निर्दोष लोगों को भी घसीटा गया है, जबकि दूसरी ओर पीड़ित पक्ष अपनी शिकायतों को सही बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बिना ठोस सबूतों के 200 ब्राह्मणों पर SC/ST केस दर्ज। दरभंगा के हरिनगर गांव में शुरू हुआ ये विवाद अब एक बड़े कानूनी और सामाजिक मुद्दे का रूप ले चुका है। गांव में एक ही दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके घर के निर्माण कार्य में मजदूरी करने वाले लोगों को लगभग 2.5 लाख की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी के इस बकाये को लेकर लंबे समय से ही तनाव बना हुआ था और इसी को सुलझाने के लिए 30 जनवरी को गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत में दोनों पक्ष आमने सामने बैठे। ग्रामीणों और कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इस समझौते की कोशिश की, लेकिन कई घंटों की बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका। पंचायत में मामला न सुलझने के बाद गांव का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर 31 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना पर मौजूद लोगों के अनुसार कहासुनी इतनी बढ़ गई कि स्थिति बेकाबू हो गई और दोनों ओर से हाथापाई की घटना सामने आ गई। इस घटना के बाद मामला और गंभीर हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात ये सामने आ रही है कि 30 जनवरी को पंचायत से पहले ही ब्राह्मण समुदाय ने कुछ लोगों ने पुलिस में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही विवाद बढ़ने की आशंका लग रही थी, इसीलिए उन्होंने प्रशासन को जानकारी देकर सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। लेकिन आरोप है कि पुलिस की ओर से उस शिकायत पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और इसे नजरअंदाज कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि अगर समय रहते पुलिस ने हस्तक्षेप किया होता तो शायद 31 जनवरी की घटना टल सकती थी और मामला इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई में ना बदलता। आर्थिक विवाद या जातीय साजिश। अब तक इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसा या तनाव की स्थिति को रोका जा सके। पुलिस की मौजूदगी के कारण गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग खुले तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये विवाद मूल रूप से एक आर्थिक मामला था, जिसे बाद में जातीय रंग देकर पूरे समुदाय को कानूनी दायरे में खींच लिया गया। गांव के कई लोगों ने FIR में शामिल किए गए नामों पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि बिना पूरी जांच और सत्यापन के सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे नाम भी शामिल हैं जो घटना के समय में गांव में ही मौजूद नहीं थे।
इससे गांव में असंतोष का माहौल पैदा हो गया है। ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह की कार्यवाही से निर्दोष लोगों के भविष्य पर असर पड़ सकता है और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि जब एक पक्ष की ओर से पहले से ही पुलिस को शिकायत देकर विवाद बढ़ने की आशंका जताई गई थी, तो उस समय पुलिस ने सतर्कता क्यों नहीं दिखाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती तो दोनों पक्षों को समझाने या निगरानी करने की कोशिश की होती तो शायद ये मामला हिंसा का रूप नहीं लेता। वहीं घटना के बाद जब एक पक्ष की ओर से SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और कार्यवाही शुरू हो गई, जिससे लोगों के बीच पक्षपात के आरोप भी सामने लगे हैं। गांव में रहने वाले और घटना के दौरान मौजूद एक महिला जानकी देवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके बेटे को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि पिछले 4 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरा बेटा जेल चला गया है और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं और किससे गुहार लगाऊं। उनका ये बयान गांव के कई परिवारों की स्थिति को बयां करता है, जहां गिरफ्तारी के बाद घरों में आर्थिक और भावनात्मक संकट गहरा गया है। इसी बीच एक और चश्मदीद अनीशा झा ने भी मीडिया से अपनी बात कही। उनका कहना है कि मारपीट में सिर्फ एक पक्ष के लोग ही घायल नहीं हुए हैं, बल्कि दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के लोगों को भी गालियां दी गई हैं और उनके परिवार के साथ भी हिंसा हुई है। अनीशा के अनुसार उनके पिता बाइक से भोज में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें चलती बाइक से खींचकर बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान उनके पिता के कपड़े भी फाड़ दिए गए और उन्हें गंभीर चोटें भी आई। गांव में न रहने वालों पर भी केस, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग। इस पूरे मामले में अब एक बेहद गंभीर सवाल लगातार उठ रहा है। आखिर जिन लोगों का गांव से सालों से कोई सीधा संबंध नहीं है, जो बाहर शहरों में रहते हैं या कुछ तो विदेश में भी जो बसे हुए हैं, उन पर केस दर्ज कैसे हो गया? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी दबाव और जल्दबाजी में की गई कार्रवाई का नतीजा? ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के बीच अब यही चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो रही है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति वर्षों से गांव में रह ही नहीं रहा, घटना के समय मौजूद भी नहीं था, तो उसका नाम FIR में कैसे जुड़ गया? कई परिवारों ने दस्तावेज और प्रमाण दिखाने की बात कही। उनके परिजन लंबे समय से बाहर नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने नाम जोड़ने से पहले निष्पक्ष जांच की या सिर्फ शिकायत के आधार पर ही सामूहिक रूप से कार्यवाही कर दी गई? यहाँ एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है कि क्या SC/ST एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ न्याय के लिए ही हो रहा है या कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है? कानून का उद्देश्य दलित और आदिवासी समाज को और पिछड़े समाज को सुरक्षा और सम्मान देना है, लेकिन अगर किसी विवाद में बिना ठोस जांच के बड़ी संख्या में लोगों पर एक साथ मामला दर्ज हो जाए तो ये भी चिंता का विषय बन जाता है। हरिनगर के मामले में भी कई लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक आर्थिक विवाद को जातीय रूप देकर कानूनी दबाव बनाने की कोशिश हुई है? ग्रामीणों के बीच ये भी चर्चा है कि पुलिस ने उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जिन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन जो लोग दूसरे पक्ष के अनुसार गाली गलौज और मारपीट में शामिल थे, उनके खिलाफ कौन सा कानून लागू होगा? अगर दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं तो क्या निष्पक्षता के तहत दोनों पक्षों की शिकायत पर सम्मान कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? यह सवाल सिर्फ हरिनगर गांव का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी भी कानून का इस्तेमाल बिना गहराई से जांच किए सामूहिक रूप से किया जाएगा तो इससे कानून की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। उनका तर्क है कि SC/ST एक्ट एक मजबूत और संवेदनशील कानून है, लेकिन इसके तहत झूठे मामले दर्ज होने की घटनाएं भी समय समय पर सामने आती रहती है। ऐसे मामले में अगर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके परिवार, करियर और सामाजिक सम्मान पर गहरा असर पड़ता है। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस मामले में नाम जोड़ते समय किसी तरह की व्यक्तिगत रंजिश या फिर सामाजिक दबाव काम कर रहा था? क्या पुलिस ने तकनीकी जांच, लोकेशन वेरिफिकेशन या गवाहों के बयानों की पुष्टि किए बिना ही बड़ी संख्या में नाम शामिल कर लिए? और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
हरिनगर की ये घटना अब सिर्फ एक गांव का विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये कानून के इस्तेमाल, उसकी निष्पक्षता और संभावित दुरुपयोग पर एक बड़ी बहस का विषय बन चुकी है। जहां एक ओर पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष निष्पक्ष जांच और अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहा है। गांव में अब भी तनाव बना हुआ है। कई परिवार अनिश्चितता और डर के माहौल में जी रहे हैं और सबकी निगाहें प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर टिकी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में की सच्चाई क्या है और न्याय किसे और कब तक मिलेगा। आपकी इस पूरी जानकारी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।